Hi guys, welcome to this video. This is आरती मिश्रा, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम अपना अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तमिलनाडु हिस्ट्री बुक को कवर कर रहे हैं एंड हमने पिछले 3 लेसन्स को कवर कर लिया है। सो अब जो है हम अगले लेसन चैप्टर नंबर 4 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सो गाइज आप जानते ही हैं कि हमारा जो रेफरल कोड है वो है टॉप 10, जिसे यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने से सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको 10% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है टॉप 10 के कोड से, साथ ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी टॉप एजुकेटर्स का। तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस को देख सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अभी जो हमने पार्ट कवर किया है इसमें अब हम लोग अगले यूनिट पे आ चुके हैं। तो ये जो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है ये क्लास 11th की बुक है हिस्ट्री की। इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी को मतलब कंबाइन करके रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो कैसे राइज हुए, उसके राइज होने के पीछे क्या कारण थे। दूसरा हम ये समझेंगे कि महावीर की अर्ली लाइफ क्या थी, उनकी टीचिंग्स क्या थी। तीसरा हम जानेंगे कि बुद्ध की जो लाइफ है और उनकी टीचिंग क्या थी। चौथा फिर हम जानेंगे बुद्धिज्म के स्प्रेड को। और फिर पांचवा हम जानेंगे कि क्यों बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ इंडिया में, क्या कारण थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा धर्म जो कि हमारे ही देश में शुरू हुआ वो हमारे देश से ही गायब हो गया। तो इसको समझेंगे हम। तो चलो 6th सेंचुरी BC से शुरू करते हैं। तो बहुत सारे मतलब ये जो समय काल है ना 6th सेंचुरी BC, दिस वाज द एरा ऑफ थॉट प्रोसेसेस, थिंकिंग एंड आप कह सकते हो एक नया जो थॉट प्रोसेस है, एक नया जो आइडिया है वो आ रहा है। तो ये न्यू आइडियाज़ का समय था क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे सवाल थे। जब नए आइडियाज़ होते हैं तो वो नए आइडियाज़ कब आते हैं? नए आइडियाज़ तब आते हैं गाइस जब आप कहीं फंसे हुए होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, आप किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको लगता है कि मैं जो है इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालूं, या हमारे मन में जब बहुत सारे सवाल होते हैं तो हमें जो है ज़रूरत होती है एक आइडिया की जो हमें उस प्रॉब्लम से निकाल सके। लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस थे। जब मटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़ जाती है तो लोगों के मन में ऐसे ही कई सारे सवाल आने लग जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स आए जो कि भारत में ही नहीं मतलब दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे धर्म गुरुओं का जन्म हुआ और बहुत तेज़ी से राइज हुआ, जैसे कि बुद्धा, महावीरा, ठीक है, हेरिक्लिटस, ज़ोरोएस्टर, कॉन्फ्यूशियस, लाओ त्से, ये सारे जो हैं लोग वो इसी समय काल में थे और वो सभी अपने अपने आइडियाज़ को प्रीच कर रहे थे। तो इसीलिए जो ये 6th सेंचुरी BC है ये एक नई चीज़ की राइज करता है। वो क्या है? राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट अगेंस्ट दी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। अब ये क्या है इसको समझते हैं। व्हाट इज हेट्रोडॉक्स एंड व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स पहले समझेंगे आप तो आप हेट्रोडॉक्स भी समझ जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम होता है ये वेदों की ऑथेंटिसिटी को मानता है, ये वेदास को मानता है, ये रिचुअल्स को मानता है, ये जो है गॉड, सोल, सैल्वेशन को अचीव करने के जो तरीके हैं वो पुराने तरीकों पे विश्वास करता है। तो पुरानी परंपराओं को ये तोड़ नहीं सकता और वर्ण व्यवस्था को ये तोड़ नहीं सकता और हर तरीके से वेदों के अनुसार चलना, वेदों को और वैदिक फिलॉसफी को मानना जो कि पहले समय से चला आ रहा था, जो पुराने जो तरीके थे उस तरीके में था। और जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट है ये जो है ये अपने आप में बहुत ही नया है। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ में रैशनल होकर के सोचने वाला है, तो बहुत ज़्यादा रैशनल है ये और हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढता है, हर चीज़ के पीछे के ओवरऑल लाइफ को देखता है। हेट्रोडॉक्स सेक्ट के अंदर जो 3 मेजर हमारे स्कूल्स आते हैं, तो पहला तो मैं आपको ये तीनों अलग कलर से लिख के दिखाती हूँ। ये 3 इसमें जो है स्कूल्स हैं।
सो फर्स्ट इज द बुद्धिस्ट, तो बुद्धिज्म तो है ही, बुद्धिज्म तो होगा ही होगा। सेकेंड इज जैनिज्म एंड थर्ड इज लोकायत, ठीक है, जैसे कि चारवाक स्कूल भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज चारवाक, ठीक है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लोकायत, ये तीन इसकी जो है मेन स्कूल्स थे हेटेरोडॉक्स सेक्ट के अंदर, जो कि सिंपल लिविंग, इजी रिलीजन एंड इजी वे ऑफ सैल्वेशन की बात करते, जो थोड़े प्रैक्टिकल हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेंगे सुन करके, बहुत ज़्यादा रैशनल है और हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं और लॉजिक को फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो भाई ये जो जैनिज्म, बुद्धिज्म है, या ये जो हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इसका राइज हुआ ही क्यों, मतलब इसकी क्या नीति? देखो, अगर कुछ ना कुछ तो कमी हो गई होगी ऑर्थोडॉक्स मतलब फिलॉसफी में, जो लोगों को उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी जो कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को फॉलो करके वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रही है। लोग जो है इसीलिए तो हेटेरोडॉक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स से लोग हेटेरोडॉक्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका कुछ तो रीज़न होगा। तो पहला प्राइमरी कॉज अगर हम देखें इसके, तो वो ये है कि जो एक रिलीजियस अनरेस्ट है इंडिया में था, 6th सेंचुरी BC में धर्म के नाम पर बहुत कुछ गलत भी हो रहा था, बलियां चढ़ाई जा रही थी, महिलाओं का शोषण हो रहा था, शूद्रास का शोषण हो रहा था, टैलेंट की कदर नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, कॉम्प्लेक्स सेक्रीफाइसेस हैं और कॉमन लोगों को समझ में आ तो रहा है पर उनको करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा काम है जो कि अब कॉमन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेक्रीफाइसल सेरेमनीज जो हैं वो इतनी एक्सपेंसिव है कि एक आम आदमी अगर एक छोटी सी पूजा पाठ भी करवाना चाहे, एक कथा भी रखवाना चाहे घर में, तो उसके पूरे महीने का बजट हिल जाएगा, उसका तो पूरा का पूरा खर्चा इतना ही उठा नहीं पाएगा। आज भी अगर आप अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन, एक छोटी सी कथा रखवाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है। तो भाई ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है। अब लोगों को लग रहा है कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं, जो गरीब है वो ये काम कर नहीं पाएगा, जो गरीब है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरीके का कुछ काम करे, तो वो गिल्ट फील करेगा, उसको लगेगा कि भैया मैं तो सैल्वेशन अचीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि सैल्वेशन अचीव करने का जो रास्ता है, जो तरीके हैं और जो कर्म कांड हैं वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं तो उस चीज़ पे चल ही नहीं पा रहा, जो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा, जो मैं जिस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं कैसे फिर सैल्वेशन अचीव करूँगा। तो ये जो गिल्ट फैक्टर है ये लोगों को समझाएगा कि अच्छा चलो ये वाला गिल्ट ना तुम्हें दूसरे रिलीजन में नहीं मिल रहा है, लाइक ये वाला जो तुम धर्म अभी फॉलो कर रहे हो इसमें तुम्हें ये गिल्ट फैक्टर है, लेकिन जो दूसरे धर्म हैं उस पर अगर उसके थॉट को फॉलो करोगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें गिल्टी फील होगा और तुम थोड़ा अलग तरीके से चलोगे। साथ ही कुछ चीज़ों के पीछे का ना लॉजिक ही नहीं पता, मतलब अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली हमने कोई रिचुअल किया तो कर लिया। आज भी अगर आप देखें तो लोग कितने सारे कर्म कांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मंदिर जाते हैं, पर अगर हम उनसे पूछें कि आप दिया क्यों जलाते हैं, आप मंदिर क्यों जा रहे हैं, या इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, ये वाला फेस्टिवल इसी समय में क्यों मनाया जा रहा है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। मतलब वो कर रहे हैं क्योंकि वो यही करते हुए देखते हुए आए हैं, वो इतना ही उनको पता है कि ऐसा करना सही है, ये ऐसा ही होता है, तो बस। लेकिन अगर आप उनसे एक सही लॉजिक आंसर मांगेंगे तो आपको 70 to 80% लोग उसका कोई सही लॉजिकली प्रैक्टिकली कोई आंसर दे नहीं पाएंगे। तो उनको पता ही नहीं है कि वो ऐसा खुद क्यों कर रहे हैं। दे डोंट नो द रियल स्टोरी बिहाइंड इट, दे डोंट नो द रियल फिलॉसफी बिहाइंड इट। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट, बट द फिलॉसफी वो भी तो समझनी ज़रूरी है। बिना उस फिलॉसफी को समझे आप फॉलो कर रहे हैं बस, तो वो पता भी होना चाहिए कि आप उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो सुपरस्टिशंस जो हैं बहुत सारे सोसाइटी में थे, और वो जो सुपरस्टिशियस बिलीफ हैं
मंत्र हैं और चीज़ें हैं, वो कंफ्यूज कर रही हैं लोगों को, ठीक है, वो कंफ्यूज कर रही हैं लोगों को। और जो उपनिषद हैं उसकी जो टीचिंग है, इसमें अगर आप देखें तो फिलॉसफी का डिस्कशन होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि एक जो है ऑल्टरनेटिव है सेक्रीफाइसेस के अलावा आप कुछ और भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप एक आइडिया फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको समझाएंगे कि वेदों में अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। तो इसके अंदर जो इसका नेचर है उपनिषद का और इसकी जो टीचिंग है, जो कि मतलब एक ऑल्टरनेटिव दे रहा था, पर वो भी लोगों को इजीली समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली फिलोसफिकल है, उतने लेवल पर लोग सोच नहीं पा रहे, उस लेवल पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो आप जो है अगर 10 लोगों को समझा रहे हो और एक बंदा मुश्किल से समझ रहा है, तो फिर वो फिलॉसफी एक हाई लेवल की है, उसको समझने के लिए एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है। उतना गहन अध्ययन ना ही किसी के पास करने का समय है, लोगों की बहुत बिजी लाइफ हो रही है, लोगों के पास हज़ारों काम है, और ना ही लोग जो है उसके तरफ अट्रैक्टेड हैं अभी। तो अब लोगों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी और रैशनल तरीका मिल रहा है, जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म के ज़रिए मिलेगा, जिसमें लोगों को लगेगा कि हाँ ये तरीका सही है, इसके थ्रू अगर मैं चलूँगा तो मुझे सैल्वेशन मिल जाएगी। तो अब लोगों को क्या चाहिए, व्हाट वर नीडेड, मतलब ज़रूरत क्या थी इस समय में। देखो एक सिंपल, शॉर्ट और एक इंटेलिजिबल वे ऑफ सैल्वेशन का, एक ऐसा तरीका जो सुलझा हुआ रास्ता है, सरल और सुलझा हुआ तरीका है, जिससे कि लोगों को आराम से सैल्वेशन मिले, लोगों की जो आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल नीड्स हैं वो पूरी हो जाए और उनको गिल्ट फील ना हो। तो ऐसा जो रिलीजियस टीचिंग्स ऐसे किसी में भी होगा, ऐसी जो सिंपल आम लोगों की भाषा है उसमें कोई उनको समझाए कि भाई क्या है, जैसे कि उपनिषद में लिखा तो बहुत कुछ है, बहुत अच्छी बात है, पर आम लोगों की भाषा में नहीं है, तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, लोग उसको सुन नहीं पाएंगे। बातें बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है, मतलब चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर कोई समझ नहीं पाएगा तो उसका क्या फ़र्क है। मान लीजिए मैं आपसे एक ऐसी भाषा में बात करूं जो आप समझते ही नहीं है, तो आप इस लेसन को कैसे कंज्यूम करेंगे। तो समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो रिलीजियस टीचिंग्स होते हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए, बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाए जाने चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या है। तो अब जो है ये नीड कैसे फुलफ़िल होगी, ये नीड फुलफ़िल होगी बुद्धा और महावीरा की टीचिंग के द्वारा, क्योंकि बुद्धा और महावीरा ने पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है और आम लोगों के बीच में रह करके उनके साथ बैठना, उनके साथ जो है विचारों को व्यक्त करना, उनको समझाना, बातचीत करना, और एक तरीके से, मतलब जो प्रैक्टिकल तरीका होता है उस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना। और एक पर्सनल लेवल पर जब इंटरेक्शन होता है, तो एक गुरु का इंटरेक्शन जब अपने शिष्य से एक पर्सनल लेवल पर होता है, तो वो एक अलग तरीके का रिलेशन डेवलप करता है, एक फॉलोशिप डेवलप करता है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेकर के सिंसियरली सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, और उस ज्ञान को जो है ले करके उसको फैलाने के लिए भी कई सारे काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि एक सोशल और इकोनॉमिक जो फैक्टर रहा इसमें, आप देखेंगे कि बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम है। उस रिजिड कास्ट सिस्टम के अंदर सबको इजाज़त नहीं है पूजा पाठ करने की। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी टेंशन्स हो रही हैं, सोसाइटी में आपस में लोगों के बीच में टेंशन है। हायर क्लास को बहुत कुछ एंजॉय करने को मिल रहा है, कई सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, लोअर क्लासेस को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। क्षत्रिय जो है उनकी डोमिनेशन है, ब्राह्मणों की डोमिनेशन है, प्रीस्टली क्लास की डोमिनेशन है, और क्षत्रियों की जो प्रीस्टली क्लासेस की ये सब चीज़ों की जो चीज़ें वो लेजिटिमाइज है। तो बुद्ध और महावीर क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय ओरिजिन के थे, कहीं ना कहीं क्षत्रिय अपने आप को ब्राह्मणों से भी ऊपर दिखाना चाहते थे। तो एक आप देखेंगे कि ट्रेड तो हो ही रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है, वैश्यास की स्पेशली। तो ये जो वैश्यास और ये जो मर्चेंट क्लास के लोग थे, इनके पास पैसा बहुत आ गया। इकोनॉमिकली तो इन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया, पर ये सोशली अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सोशली देखा जाए तो ये तीसरे लेवल पे आ रहे हैं, ये थर्ड वर्ण में आ रहे हैं। तो सोशली अपने आप को जो है कैसे अपलिफ्ट करें, क्योंकि जिस समाज का वो हिस्सा है वो समाज तो उनको नीचे नज़र से देखेगा, चाहे वो कुछ भी कर लें समाज उनको नीचे ही
रखेगा। तो इसीलिए वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते थे। सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, पैसा है, पावर है, तो इसीलिए उनको लगेगा कि भाई जो ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम है उसके अंदर अगर चलेंगे तो उसमें तो सोशल स्टेटस बढ़ने से रहा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम में ये अलाउ नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म को देखा जाए तो वहाँ अलाउड है, वहाँ सब इक्वल है। तो वहाँ पे अगर हम उसको सपोर्ट करें और बुद्धिज्म जैनिज्म इंक्रीज हो जाए तो फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सोशली ये लोग अपलिफ्ट हो जाएंगे और फिर जो है चीज़ें बढ़िया रहेंगी। तो आज जो हम लोग पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं वो है जैनिज्म। जैनिज्म में हम वर्धमान महावीर की लाइफ को समझेंगे, जो कि 539 से 467 बीसी के बीच में रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस, जो डेट्स है ना, ये डेट्स आपको अलग अलग बुक्स में इधर उधर मिल सकती हैं। और जैनिज्म में वर्धमान महावीर इसके फाउंडर नहीं है, वर्धमान महावीर फाउंडर नहीं है। फाउंडर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, उनका नाम आर से शुरू होता है, ठीक है, आर से नाम शुरू होता है। तो आपको बताना है कि कौन फाउंडर थे। फाउंडर वर्धमान महावीर नहीं है, वर्धमान महावीर है तीर्थंकर, यानी कि धर्मगुरु, प्रीचर है, टीचर है। तो ये वाला जो पार्ट है जैनिज्म का, जैनिज्म कैसे आया, कैसे ग्रो हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ये जो पार्ट है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको अगेन मैं बताना चाहूँगी, टॉप 10 का रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके उन जानकारियों को हासिल कर सकते हैं।